हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपको जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं जो कि बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे से अभी याद कर लीजिएगा। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारा, मतलब कि जितने जिनका आने का चांस ज़्यादा है वो हम इसमें इंक्लूड किए हैं। और साथ में ही आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, जनरल एग्रीकल्चर से जो पहला क्वेश्चन मतलब कि बनता है कि मतलब कि जो एग्रीकल्चर का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो नील नदी से प्रारंभ हुआ था, इसको ध्यान दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पहला मतलब कि फर्स्ट क्रॉप कौन सा है, तो व्हीट एंड बार्ले माना जाता है। अब देखिए, जो अगर आपके पास एक ऑप्शन आता है व्हीट या बार्ले, मतलब दोनों ऑप्शन आ जाता है, तो आपको बार्ले टिक करना है, ठीक ना। मतलब कि बार्ले जो है वो फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप है, उसके बाद सेकंड जो है वो व्हीट है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है ये जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया से, तो 328 मिलियन हेक्टेयर है। देखिए, इसमें हम इंग्लिश लिखा है लेकिन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे, और इसलिए जो हिंदी मीडियम से हैं वो भी देखते रहें वीडियो को, ठीक। फिर देखिए, अगला चीज़ यहाँ पर आपको है ये रेनफॉल के बारे में है, यानी कि औसत वर्षा के बारे में है। तो ये इंडिया का 194 mm है, और पूरे विश्व का जो है वो मतलब कि 1000 mm है। अगर आपको इसको सेंटीमीटर में कहेंगे तो 119 हो जाएगा इंडिया का, और जो वर्ल्ड का यानी विश्व का है वो हो जाएगा 100 cm, ठीक। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वाटर पोल्यूशन, तो मतलब कि जल प्रदूषण कौन कौन से तत्व करते हैं। तो इसमें ये 4 तत्व हैं, इनको नाम याद रखिएगा। आर्सेनिक है, पारा है, कैडमियम है और लेड है, ठीक। अब इनसे रोग भी होता है, तो एग्रीकल्चर में नहीं पूछा जाता है, अदर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आप लोग केवल चारों को नाम याद रखिएगा, आर्सेनिक वाला पूछा गया है। फिर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। एसिड रेन से पूछा जाता है कि कौन सा गैस एसिड रेन करता है। तो यहाँ पर 2 गैस हैं केवल, उनको 2 को याद रखना है। एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये वाला NO2 और ये SO2, दोनों को याद रखना है। केवल ये 2 गैस है जो जिससे कि मतलब एसिड रेन होता है। और फिर मतलब अगर ये मतलब एसिड रेन होता है तो यानी कि जो ये गैस है वो जल से मिलकर H2SO4 और HNO3 बनाते हैं। तो केवल आपको यह याद रखना है कि एसिड रेन करने वाले कौन कौन से गैस हैं, SO2 और NO2। वहीं पर एक ये क्वेश्चन बनता है N2O, इसको लाफिंग गैस यानी हंसाने वाला गैस भी कहते हैं, ठीक। अगला MIC आपको ध्यान देना है। MIC क्या है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1984 में, 3-4 दिसंबर को 1984 में, तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट मतलब कि जो गैस का रिसाव हो गया था, और वहाँ पर मतलब कार्बेरिल नामक कोई पदार्थ बनाया जा रहा था। तो आपको सारा नहीं ध्यान देना है, याद रखना है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसमें MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था, और ये 1984 में हुआ था। फिर आगे ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मतलब कि मोस्टली रिपीट होता रहता है। एक नाबार्ड है, एक RBI है, और एक RRB है, ठीक। तो देखिए, जो नाबार्ड की स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को हुआ था, ठीक। 12 जुलाई 1982 को हुआ था। सॉरी, थोड़ा हम आपको एक मिनट, आई वांट वन थिंग, नेट बंद करते हैं। यस, तो जो मतलब कि नाबार्ड की स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 में हुआ था, और RBI की स्थापना 1935 में हुआ था, और वहीं पर जो RRB है, रीजनल रूरल बैंक है, इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। तो ये तीनों को याद रखिएगा। फिर देखिए, अब उसी तरह ये एक आता है ओजोन डिप्लीशन, यानी कि ओजोन का क्षरण किस गैस के कारण होता है। तो ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। और जो ओजोन संरक्षण दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपको चीज़ों को डायरेक्टली ऐसे रटते जाना है, ठीक ना, आप समझना नहीं है। फिर जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग में CO2 का मतलब कि मेजर योगदान है। अब देखिए, इसमें और कन्फ्यूजन हो जाता है ये ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन में। तो एसिड रेन में SO2 NO2, और ग्लोबल वार्मिंग में CO2, ठीक, मेनली CO2 होता है। फिर देखिए, कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो इतने भी इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ पर हम डिस्कस किए हैं। इसके अतिरिक्त भी आपको पढ़ना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं। देखिए, जो IARI है ये नई दिल्ली में है, 1905 में इसकी स्थापना हुआ था। NDRI है और NDDB, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये जो NDRI है वो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल में है। जो NDDB है
वो उसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि आनंद गुजरात में है। तो आपको याद रखना है कि एनडीआरआई करनाल में है, एनडीडीबी ये इसमें है आनंद गुजरात में। तो इसमें आर से आर याद करेंगे तो याद रहेगा। फिर यहीं पर एक ये कन्फ्यूजन होता है, IVRI जो कि वेटनरी से रिलेटेड है, वो इज्जत नगर में है, और जो IIVR है वो वाराणसी में है, ये वेजिटेबल से रिलेटेड है। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर ये हैदराबाद वाला बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि हैदराबाद में कौन कौन से हैं। आप इसको याद कर लेंगे तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा। तो ये 4-5 ठो हैं, ये हैदराबाद में है, क्रीसेट है, क्रीडा है, मैनेज है, नार्म है, और ये PDRR में प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च। तो ये मतलब कि 4-5 ठो हैं जो हैदराबाद में है। इसके अतिरिक्त भी हैं, तो आप अगर आपको पता है तो कमेंट करके आपको बताइएगा। फिर जैसे राजस्थान में कजरी है, जोधपुर में है, और इसके अतिरिक्त भी हैं। फिर मध्य प्रदेश में देखिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है जो कि भोपाल में है। ठीक, और एक बीड वाला है जो कि जबलपुर में है, एक CIAE है, मतलब ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से, तो ये भोपाल में स्थित है ये भी। ठीक, फिर देखिए हरियाणा में देखें तो हरियाणा में कौन कौन स्थित है। हरियाणा में NDRI है, और ये सॉइल सैलिनिटी वाला है, और एक ये PDWR है, मतलब कि व्हीट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन व्हीट रिसर्च, जो कि करनाल हरियाणा में है। फिर यहाँ पर देखिए यूपी में देखें तो जो मतलब जहाँ से क्वेश्चन मेजरली पूछा जाता है, एक शुगर केन वाला है जो कि लखनऊ में है, एक पल्स वाला है जो कि कानपुर में है, एक ये ग्रास लैंड एंड फॉडर वाला है जो कि झांसी में है। आपको इतना स्पीड इसलिए हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको मोस्टली सब रटा हुआ है, ठीक ना, केवल आपको एक ध्यान हम आपको मतलब दिला रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको चीज़ों को ऐसे ही पकड़ते जाइए, थोड़ा आपके माइंड में स्पीड से चलता जाएगा। देखिए जो ये शुगर केन वाला है तो एक SBI भी है जो कि कोयम्बटूर में है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, एक SBI है, एक IISR है जो कि लखनऊ में है। देखिए फिर आगे हैं इंस्टीट्यूट में, जैसे कि आपको अगर कुछ आइडिया नहीं है तो आप ऐसे मारेंगे जो कि मतलब कि प्रोडक्शन जहाँ सबसे ज़्यादा है, जैसे कि ओनियन से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो ये ओनियन का महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, इसलिए आपको महाराष्ट्र कर देना है। जैसे काटन है तो काटन का महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र मार देना है। जैसे कि अगर जूट का बात करें तो जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में, तो आपको वेस्ट बंगाल मार देना है। तो इस बेस पर आपको थोड़ा दिमाग लगा के आप टिक्का मार सकते हैं। और इंटरनेशनल पर लेवल पर 2 ठो आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एरी एक है जो कि मनीला में है, एक सिमिट है जो कि मैक्सिको में है। ठीक, न्यू दिल्ली ही में 2 ठो, इसको याद रखिएगा। PDMR ये मेज वाला है, और ये IRI तो आपको पता ही है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे डॉक्टर MS स्वामीनाथन से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये व्हीट ब्रीडर थे और इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के फादर हैं। और जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो टर्म है वो विलियम गार्ड ने दिया था, और ये सतत हरित क्रांति ये टर्म जो है, सतत हरित क्रांति टर्म है, एवर ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म है, वो डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया था। ठीक, वहीं पर नॉर्मन इबोला की बात करें तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये विश्व के लेवल पर हरित क्रांति के पिता हैं। ठीक, और ये व्हीट ब्रीडर हैं, ये प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं यानी पादप रोग विज्ञानी हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर नॉर्मन इबोला क्या है, तो ये पादप रोग विज्ञानी हैं। फिर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था जो कि पीस यानी शांति के क्षेत्र में मिला था। तो ये आपको गलती नहीं करना है कि इनको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिलता ही नहीं है, तो इसलिए इनको पीस के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक, फिर वर्गीज कुरियन के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड ये चलाए थे, और ये ऑपरेशन फ्लड के पिता भी हैं। ठीक, फिर आपको आगे ये याद रखना है, जैसे GM क्रॉप के बारे में एक बार पूछ लिया गया था फुल फॉर्म, तो GM का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक, और GM ये BT काटन के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि BT काटन या BT टोबैको या BT टोमेटो या BT सोयाबीन कुछ भी आएगा तो वो कैसा होता है, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट होता है यानी कि कीट प्रतिरोधी होता है। ठीक, और जो पहला ये BT काटन मतलब पहला BT क्रॉप था वो था टोबैको, या पहला ट्रांसजेनिक जो प्लांट था वो टोबैको था, और सबसे ज़्यादा एरिया में अभी जो ग्रोन किया जाता है वो सोयाबीन है। ठीक, अब देखिए कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट है, राइस से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जैसे गोल्डन राइस है, तो गोल्डन राइस से ये पूछा जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन A पाया जाता है, और या बीटा कैरोटीन आप कह सकते हैं। और इसको जो बनाया था वो पोट्रिक्स
नाम है उसका, आपको ये सब पता है, पढ़े हैं सब, केवल आपको रिवाइज करा रहे हैं अभी। जो सुपर आइज है, तो जैसे कि इसमें डॉक्टर GS खुश, गुरुदेव सिंह खुश ने इसको खोजा है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सुपर आइज को किसने खोजा था, तो डॉक्टर GS खुश ने। फिर एक ये हाइब्रिडाइज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइब्रिडाइज सबसे पहले चाइना में बना था 1970 में, बनाने वाले ये वैज्ञानिक थे और इसलिए उनको फादर भी बोला जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड इंडिया में बना था और ये शायद 1994 में बना था, तो उतना आपको ध्यान नहीं देना है। हाँ, एक चीज़ ये भी कि हाइब्रिडाइज सबसे ज़्यादा ग्रोन कहाँ किया जाता है, तो वो चाइना में ही ग्रोन किया जाता है। ठीक, फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन है वो नॉर्मल आपको इसको याद रखना है। जैसे ब्लैक है तो बायोफूल है, एंड गोल्डन यानी सुनहरी है तो ये फ्रूट वाला है, पिंक है यानी गुलाबी है तो ओनियन यानी प्याज वाला है, ग्रे फर्टिलाइजर है, ब्राउन फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, ये विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विटामिन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये रिवोल्यूशन से। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट हम लिख दिए हैं जिससे आपको एक रिमेम्बरेंस आ जाए। जैसे विटामिन ए है तो रेटिनॉल है जो कि ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस करता है। विटामिन सी है तो वो स्कॉर्बिक एसिड यानी कि और ये जो रोग होता है स्कर्वी होता है। विटामिन जो डी है इससे मतलब सूर्य से मिलता है और ये रिकेट्स करता है। विटामिन ई स्टेरिलिटी से रिलेटेड है। विटामिन के रक्त का थक्का। देखिए दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है ना। जो विटामिन ई होगा वो मतलब कि नपुंसकता लाता है, और जो विटामिन के होता है वो उससे रक्त का थक्का बनता है। मतलब थक्का नहीं बनता, अगर कमी होगा तो थक्का नहीं बनेगा, अगर आप में है विटामिन के तो थक्का जल्दी से बन जाएगा। तो ये है। फिर ये हार्मोन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये फूड रैपिंग वाला ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो ये इथाइलिन का यूज करते हैं हम लोग, C2H4 का। फिर कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख सकते हैं आप लोग। जो इडियोटाइप है तो उसको किसने दिया, डोनाल्ड ने दिया था। और फिर आपको ये ध्यान देना है कि जो हाइड्रोपोनिक्स होता है, तो हाइड्रोपोनिक्स यानी कि ग्रोइंग अप क्रॉप्स विदाउट सॉइल या सॉइललेस कंडीशन में या वाटर में क्रॉप्स ग्रो करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। वहीं पर अगर एयर में आप ग्रो करेंगे क्रॉप तो वो एरोपोनिक्स कहलाएगा। ठीक, फिर हाँ, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जैसे कि हर्बिगेशन और फर्टिगेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर्बिगेशन क्या होता है, तो सिंचाई में हर्बिसाइड का प्रयोग करना, मतलब सिंचाई जल के साथ हर्बिसाइड का प्रयोग करना हर्बिगेशन होगा। और सिंचाई जल के साथ हम लोग फर्टिलाइजर ही यूज करते हैं यदि, तो वो फर्टिगेशन होगा। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्बिगेशन क्या होता है, फर्टिगेशन क्या होता है, तो डायरेक्टली इसको रख लीजिएगा। फिर देखिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइकोराइजा, माइकोराइजा होता है फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट, यानी कि जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनका जड़ के साथ जो रिलेशनशिप होता है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। उसी तरह जो लाइकेन होता है वो फंगस और ये एल्गी के बीच होता है। और VAM के बारे में एक पूछता है, तो VAM के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये फास्फोरस को मतलब कि घुलनशील बनाता है। ठीक, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे भी हैं, तो इसको देखिए। जो TZ टेस्ट होता है वो वाइबिलिटी ऑफ सीड्स, यानी जो बीज होता है उसका जीवन क्षमता को मतलब कि टेस्ट करता है। ठीक, फिर ये कि ये पूछता है PMA के बारे में पूछता है कि MH के बारे में पूछता है। तो PMA के बारे में याद रखना है कि स्टोमेटा क्लोजिंग, मतलब जो स्टोमेटा होता है मतलब कि लीफ पत्ती में, उसको ये बंद करने का काम करता है। तो डायरेक्टली पूछता है कि स्टोमेटा को बंद करने का काम कौन करेगा। चार ऑप्शन रहेगा, PMA मार दीजिएगा आप लोग। फिर ये मैलिक हाइड्राजाइड है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि जो ओनियन या प्याज होता है उसमें जो अंकुरण होता है उसको रोकने के लिए हम लोग MH का प्रयोग करते हैं, मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें से दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको विशेष कर याद रखना है। एक ये लेप्स रेट है, तो लेप्स रेट का मान जो होता है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। ठीक, फिर आपको ये दो पॉइंट केवल याद रखेंगे। जो ट्रोपोस्फीयर होता है सबसे निचला स्तर होता है और इसमें वीदर फिनोमिनन होता है, और इसमें हम ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर घट जाता है। और जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है वो सेकंड लेयर होता है और ये सबसे गर्म परत होता है। ठीक, और इसी में ओजोन परत पाया जाता है। और ओजोन परत क्या करता है, UV रेज को मतलब कि रोकता है। और ओजोन के बारे में आप तो आगे हम डिस्कस ही कर दिए हैं। ठीक, तो केवल एटमॉस्फेयर में आपको केवल इतना ही याद रखना है अभी की स्थिति में। फिर हाँ, ये दो चीज़ याद रखिएगा। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 2.47 एकड़ होता है, और 1 एकड़ में 0.4405 हेक्टेयर होता है। ठीक,
फिर इरिगेशन के बारे में थोड़ा सा आपको ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। एक याद रखिएगा, जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है वो हम ऊबड़ खाबड़ मिट्टी में भी हम यूज कर सकते हैं, और जो ड्रिप इरिगेशन होता है वो इजराइल से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसी तरह थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। वैसे आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम रोक नहीं रहे हैं आपको, तो रिवाइज अभी कर लीजिएगा। हाँ, कभी कभी ये क्वेश्चन जैसे कि जो एग्रीकल्चर से होते हैं वो उनको थोड़ा कठिन हो सकता है कभी कभी। तो पीएच के बारे में ये याद रखना है कि जो ये सोरेनसन थे वो पीएच टर्म दिए थे। अगर 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो बेसिक होता है, अगर 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है। एसिडिक मतलब अम्लीय होता है, बेसिक मतलब क्षारीय होता है, और न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो इतना भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, और इसी तरह अगर और वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि शायद मतलब अगर इस समय हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें मतलब कि आपको हम कम फैक्ट दे पाएंगे, लेकिन इस तरह में हम आपको कम टाइम में ज़्यादा फैक्ट दे सकते हैं। तो अगर आप लोग इस तरह में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं, तो हम अपने तरफ से कुछ और वीडियो इसी तरह मतलब जितने भी एग्रीकल्चर से इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको मतलब कि डायरेक्टली इसी फार्म में बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि कम टाइम में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस समय बता पाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि नए हैं तो, और ऐसा ही अपना प्यार बनाते रहिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। और आप लोग, हाँ एक चीज़, आप लोग अभी मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर लीजिएगा, और प्रेशर में थोड़ा ना लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, कोई सब्जेक्ट वीक है, तो उसका ज़्यादा भी प्रेशर ना लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपको कोई सब्जेक्ट वीक है और लेकिन जो स्ट्रांग है उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्रीकल्चर अगर आपका स्ट्रांग है, मेंटलिटी स्ट्रांग है, तो इसमें थोड़ा अभी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और केमिस्ट्री थोड़ा कम है तो थोड़ा उसका प्रेशर अभी ना लीजिएगा, क्योंकि अगर अभी प्रेशर आप ले लेंगे ना तो फिर थोड़ा मतलब कि एक बनता हुआ फिर मतलब कि गड़बड़ा जाता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है, और जो भी आपका स्ट्रांग पॉइंट है उसको देखिए। अभी नेगेटिविटी सब में होता है, मतलब थोड़ा कमी सब में होता है, जैसे कि आप साल भर पढ़े होंगे, कोई चीज़ नहीं पढ़ पाए होंगे, तो उसको याद ना करिए। जो नहीं पढ़े हैं उसको छोड़ दीजिए, जो पढ़े हैं उसी को अभी रिवाइज करिए, उसी को मतलब कि ऐसा करिए ना कि जो पढ़े हैं तो वो गलत ना हो, इस चीज़ को अभी फोकस करिएगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, चलिए ठीक है।